वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के नेम से जानते हैं। और हमें पता है कि जो सेज थे, जेबी से थे, वो क्या थे? वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और वो कहीं ना कहीं एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशन की बुक थी उसमें जो उन्होंने इकोनॉमिक्स की थ्योरीज दी थी वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो पहले तो उन्होंने उनकी थ्योरीज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने भी क्या किया, एक लॉ दिया जिस लॉ को आज हम किस नेम से जानते हैं? सेज लॉ ऑफ मार्केट के नेम से जानते हैं। तो वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ लिबरल इकोनॉमिस्ट भी थे और एक स्कॉलर थे। कौन? जेबी से। आज हम इन्हीं के इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों को पता है कि जो जेबी से थे वो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने कौन सा लॉ दिया था? सेज लॉ ऑफ मार्केट का नियम दिया था। और जब इन्होंने लॉ दिया तो जो बाकी क्लासिकल जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जैसे जे.एस. मिल हो गया, मार्शल हो गया, पीगू हो गया, तो उन सब ने भी जेबी से के जो नियम को क्या किया था? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि ये भी क्या थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। तो क्या था, अगर मान लो अब हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, ये सब क्लासिकल्स थे, मतलब ये है कि इनका जो व्यू पॉइंट था किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, वो कैसा था? एक जैसा था। तो ये सब लोग इसलिए एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनकी जो कोई भी थ्योरी देते थे वो, तो वो जो उनकी थ्योरीज होती थी वो किस पे बेस होती थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सेज लॉ को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, वो ये क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि इकोनॉमी में हर समय क्या पाया जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, कि जो भी पर्सन काम करना चाहता है उसको ईजिली काम मिलता है, किसी तरह की इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होती नहीं है। दूसरा, इन्होंने क्या माना, क्लासिकल्स ने, सभी ने, कि इकोनॉमी में क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कंडीशन इकोनॉमी में मिलती है। किसी तरह की अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है, वो कैसी होती है? टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप खत्म हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, अगर शॉर्ट रन में हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हैं भी, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम सब कहाँ चले जाएंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ, ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स की वजह से चले जाएंगे। तो जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनकी थ्योरी का जो बेसिक फंडा था वो यही था, और जेबी से भी इनमें से एक था। तो उन्होंने जो लॉ फॉर्मुलेट किया वो भी इसी चीज़ को बेस बना के इन्होंने किया। अब हम बात करते हैं जेबी से की। अब हमने ये तो कह ही दिया कि सेज लॉ ऑफ मार्केट जेबी से ने दिया था, और इनकी जो ये लॉ दिया इन्होंने, इनका जो बेसिक जो थीम थी, मतलब इनके लॉ की, जिसकी वजह से बहुत फेमस हुआ ये लॉ, इसमें इन्होंने क्या बात की? इन्होंने ये बात की कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। जेबी से का जो मार्केट का लॉ था, इन्होंने क्या कहा इस लॉ में? कि सप्लाई जो है अपने आप क्रिएट कर देती है डिमांड की। जैसे अगर मार्केट के अंदर 1000 कमोडिटी किसी चीज़ की बनती हैं, ठीक है, अगर कोई प्रोड्यूसर है 1000 कमोडिटी जो है बनाता है, सप्लाई करता है, तो ऑटोमेटिकली 1000 गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बेस लिया था। और इस बात को किस तरीके से इन्होंने समझाया? इन्होंने कहा 1000 जो है, मान लो अब क्या होता है, 1000 कमोडिटी क्या बनाई जाती है? इकोनॉमी के अंदर बनाई जाती है। अब 1000 कमोडिटी ऐसे तो बन नहीं जाएंगी, तो प्रोड्यूसर क्या करता है? वो प्रोडक्शन करने के जो रिसोर्सेज किसके पास होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर के पास लैंड होता है, लेबर होती है, कैपिटल होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो क्या करता है प्रोडक्शन सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर से ये रिसोर्सेज लेता है और इसके बदले में इनको क्या देता है? इसके बदले में इनको इनकी इनकम देता है। जैसे लैंड के बदले रेंट दे दिया, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, लेबर के बदले वेज रेट दे दी। तो अगर एक तरफ ये क्या देता है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बनाई उतने ही प्राइस, मान लो ये 1000 गुड्स, मान लो ये कितने की है? 10,000 रुपये की है। 1000 गुड्स कितने की है? मान लो 1000 गुड्स अगर बनाता है एक प्रोड्यूसर, वो कितने की है? वो 10,000 रुपये की है।
तो एक प्रोड्यूसर 10,000 रुपये के बराबर ही लगभग किसको पे करता है? हाउस होल्ड सेक्टर को पे करता है। किस चीज़ के लिए पे करता है? जो उसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्सेज लिए हैं उनके बदले कितना पे करता है? 10,000 रुपये वो पे करता है। तो इसीलिए हमेशा यहाँ भी 10,000, जो उसने गुड्स और सर्विसेज बनाई 10,000 की गुड्स और सर्विसेज बनाई और 10,000 ही उसने हाउस होल्ड सेक्टर को अपने रिसोर्सेज देने के लिए पे किया। इसी वजह से ये कहा जाता है कि डिमांड और सप्लाई क्या हो गई? बराबर हो गई। तो उनका ये भी से यही मानते थे कि सप्लाई अगर आप करोगे तो डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। उनका मानना था अगर आप 1000 गुड्स बनाते हो तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि अब क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास भी क्या है? इनकम होगी, वो क्या करेगी? इनकी डिमांड करेगी। तो डिमांड ये हो गया सप्लाई, और डिमांड जब इनकी की जाएगी 1000 गुड्स की, तो डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएंगी? दोनों बराबर हो जाएंगी। तो हमेशा ऑटोमेटिकली मार्केट में एक संतुलन जो है वो रहेगा। तो ये था इनका सेज लॉ ऑफ मार्केट का जो थीम है, जिसके इर्द गिर्द इन्होंने पूरी थ्योरी को घुमाया है। कैसे बराबर होती है वो चीज़ मैंने आपको बताई। अब इन्होंने क्या कहा कि सप्लाई, ये तो हमने समझ लिया कि सप्लाई किस तरीके से क्रिएट करेगी अपनी डिमांड को। तो इन्होंने कहा ये पॉसिबिलिटी इकोनॉमी में होती ही नहीं है कि हमारा या तो ओवर प्रोडक्शन हो या अंडर प्रोडक्शन हो। अगर ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन होती है तो वो शॉर्ट रन में हो सकती है, लॉन्ग रन में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। लॉन्ग रन में हमेशा हम फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने अपनी थ्योरी में मेन जो बातें हैं वो चीज़ें बताई। अब इसके बाद अब आपको पता है कि कोई भी लॉ बनता है वो कुछ बेसिक अजम्पशंस होती हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो सबसे पहली जो बात की गई, कहा गया देयर इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि इकोनॉमी किसके सहारे चलती है? डिमांड एंड सप्लाई पावर्स होती हैं, वही क्या करती है? पूरी मार्केट को मैनेज करती है। डिमांड और सप्लाई की जो पावर्स होती हैं ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट किसके थ्रू होती है? डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स के थ्रू होती हैं। किसी तरह का कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, सरकार कभी भी मार्केट के अंदर एंटर करेगी ही नहीं। ठीक है, हमारा किस किस चीज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है? वेज रेट में, इंटरेस्ट रेट में, प्राइजेज, ये सब फ्लेक्सिबल है। डिमांड जितनी होगी, सप्लाई जितनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस किया जा सकता है। क्लोज इकोनॉमी है, किसी तरह से हम फॉरेन ट्रेड मार्केट में नहीं करते। मनी का सिर्फ एक ही काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हमें लेन देन करना है, गुड्स को परचेज करना है, सेल करना है, उसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ मनी का यूज़ कर सकते हैं। और जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है वो कहाँ अप्लाई होता है? लॉन्ग रन में होता है, शॉर्ट रन में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम एलोकेशन कर रहे हैं। तो ये सारी अजम्पशंस जेबीसे ने अपनी थ्योरी में मानी थी। उसके बाद अभी हमने समझा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है या जिन्हें बनाया जाता है, डिमांड जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? की जाएगी गुड्स और सर्विसेज की। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में क्या समझा, अगर 10,000 रुपये की मतलब 1000 गुड्स बनाई जाती हैं और जिनका इनकम, जिनसे कितनी इनकम होगी? 10,000 इनकम हो रही है। ठीक है, तो ये 10,000 इनकम किसने? प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को उसके रिसोर्सेज के बदले दी होगी। तो जितने की गुड्स बनती है उतने की डिमांड अवश्य जरूर होगी। तो डिमांड, सप्लाई अपने आप ही क्या कर लेगी? डिमांड को क्रिएट कर लेगी। ये भी हम समझ चुके हैं। फिर इन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि डिमांड और सप्लाई हमेशा इक्वल ही होंगे? तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले वो दो बात इन्होंने बार बार एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा हम क्या करते हैं, एक सर्टेन आउटपुट गुड्स और सर्विसेज को सबसे पहले क्या करते हैं? मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं। ठीक है, वही बात कि एक प्रोड्यूसर क्या करता है, मैंने कहा 1000 गुड्स और सर्विसेज उसने बनाई, उसने क्या किया? मार्केट में इसकी सप्लाई कर दी। ठीक है, अब एक इनकम भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन सेक्टर किसको देता है?
हाउस होल्ड सेक्टर को देता है क्योंकि उसने उसके क्या लिए होते हैं, रिसोर्सेज लिए होते हैं। ठीक है, पेमेंट देता है ना प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि जो भी ओनर का मतलब फैक्टर्स तो सारे के सारे किसके पास नहीं होते, प्रोडक्शन सेक्टर के पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते, उसने हाउस होल्ड सेक्टर के पास से रिसोर्सेज को लिया होता है। तो इसलिए एक तरफ तो वो गुड्स और सर्विसेज बनाता है और उतने ही गुड्स और सर्विसेज के बराबर कितना देता है उनको, एक इनकम भी देता है, मतलब उनके फैक्टर्स की पेमेंट देता है। जैसे मैंने कहा 1000 गुड्स और सर्विसेज बनी है तो मान लो 10,000 के बराबर उन्होंने क्या की, पेमेंट कर दी। तो 10,000 की पेमेंट कर दी और 10,000 ही जो ये 1000 गुड्स बनी है उनको बेचकर भी कितना मिलेगा, 10,000 अगर मिलेगा। तो आपने देखा कि जितने की सप्लाई की गई उतने की ही इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंच चुकी है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे, अब डिमांड कर लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात कही कि सप्लाई हमेशा क्या कर लेगी, डिमांड को क्रिएट कर लेगी। हो सकता है कभी कभी हो सकता है कि आपने देखो प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर को 10,000 रुपीज़ किसके पे किए, 10,000 रुपीज़ पे किए उनकी फैक्टर इनकम के बदले। फैक्टर इनकम मतलब जो भी उनकी इनकम थी। लेकिन हो सकता है कि हाउस होल्ड सेक्टर सारे के सारे पैसे को खर्च ना करे, क्योंकि टेंडेंसी क्या होती है लोगों की, थोड़ा कंज्यूम कर लिया थोड़ा सेव कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मान लो कि वो सारे के सारे पैसे नहीं भी खर्चते, 10,000 के 10,000 रुपये नहीं भी खर्चते, कुछ पैसे को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। जब वो सेव करते हैं वो भी क्या होता है, ये सेविंग होती है ना जो, इसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट से तो आपको पता है इनकम जनरेट होगी ही होगी। तो इसलिए चाहे हाउस होल्ड सारे पैसे ना भी खर्चे तब भी क्या होता है, डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। किसकी हेल्प से, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से सेविंग को इन्वेस्टमेंट में चेंज कर सकते हो। और जब आप सेविंग को इन्वेस्टमेंट में चेंज कर सकते हो तो इकोनॉमी में आप ऑटोमेटिकली संतुलन पर पहुंच सकते हो। तो इसलिए इन्होंने बार बार यही फोकस किया कि जितनी की गुड्स और सर्विसेज बनती हैं उतनी की इनकम जनरेट जो है इकोनॉमी में हो चुकी होती है। क्योंकि एक प्रोड्यूसर पहले क्या करता है, फैक्टर के ओनर्स को उनकी पेमेंट देता है, उतनी की इनकम उन तक पहुंच चुकी होती है। तो जब उनके पास इनकम पहुंच गई है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उसकी डिमांड जो है वो करते हैं। तो इसलिए उन्होंने बार बार फोकस किया कि सप्लाई अपने आप ही क्या कर लेती है, डिमांड को क्रिएट कर लेती है, आपको एफर्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यही बात इन्होंने बार बार कही कि अब है कि अब जो से का जो नियम है वो क्यों इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हमने अभी इसी बात को समझा कि प्रोडक्शन जो है क्रिएट कर लेगा डिमांड अपने आप, क्योंकि हमने वही बात की कि एक तरफ प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है, दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर को या ओनर्स को क्या करता है, उनकी फैक्टर्स की पेमेंट देता है। पेमेंट के रूप में जब उनके पास इनकम आती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, गुड्स की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो क्या होगा, प्रोडक्शन ने अपने आप ही क्या कर ली, गुड्स की डिमांड को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, बार्टर एंड मोनेटाइज इकोनॉमी है। ठीक है, चाहे इकोनॉमी बार्टर सिस्टम की हो या मोनेटाइज इकोनॉमी हो, से का लॉ जो है ऑटोमेटिकली हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, से का लॉ कहाँ होता है, ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। जैसे मान लो बार्टर सिस्टम भी है, दो तरह की इकोनॉमी होती थी ना, अब तो बार्टर सिस्टम रहा नहीं, एक है मोनेटाइज इकोनॉमी, एक है बार्टर इकोनॉमी। बार्टर में क्या है, गुड्स के बदले हम गुड्स देते हैं, और मॉनेटरी में तो आपको पैसे मिल ही जाते हैं, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तो हमारा 10,000 वाला एग्जाम्पल फिट हो जाएगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, बार्टर सिस्टम में यही है, प्रोडक्शन अगर क्यों हुआ है तो जिसने प्रोडक्शन किया, मान लो आपने अगर शूज़ बनाए हैं, आपको इसके बदले क्या चाहिए, आपको इसके बदले मान लो गेहूँ चाहिए, वीट चाहिए, तो आप ऐसे पर्सन को ढूंढ ही लेते हो जो वीट आपको देने के लिए तैयार हो और शूज़ आपसे खरीदने के लिए तैयार हो। चाहे टाइम लगता है लेकिन हम ऐसे पर्सन को ढूंढ तो लेते हैं ना। तो बार्टर सिस्टम में भी ये रूल अप्लाई होता है और जो मॉनेटरी इकोनॉमी में तो आसानी से हो ही जाता है। तो दोनों इकोनॉमी में कौन सा लॉ अप्लाई होता है कि सप्लाई क्रिएट चीट्स ऑन डिमांड का। ठीक है, दोनों ही इकोनॉमी में ये लॉ अप्लाई होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। देखो जैसे अभी हमने बात की कि मोनेटाइज इकोनॉमी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने क्या किया, शूज़ बेचा, आपको इनकम मिली और आपने उससे जो भी गुड्स आपको खरीदनी थी वो आपने खरीद ली। लेकिन क्या है, बार्टर सिस्टम में आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपसे शूज़ खरीद ले और उसके बदले में शूज़ ले ले और आपको जो चीज़ चाहिए वो दे दे।
ठीक है, तब भी हो सकता है, तब भी आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो सकती है, इसमें टाइम लगेगा बार्टर सिस्टम में, लेकिन मॉनेटरी इकोनॉमी में किसी तरह का कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दोनों में ही क्या है, सेज लॉ ऑफ मार्केट जो अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सही कि जो इम्पोर्टेंस क्या है सेज लॉ की, क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्शन करने के लिए आप बहुत से फैक्टर्स लेते हो। ठीक है, आप फैक्टर्स लेते हो, लैंड लेते हो, कैपिटल लेते हो, प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज लेते हो, तो उनके बदले में आप क्या करते हो, उनको वेज रेट देते हो, इंटरेस्ट देते हो, रेंट देते हो, प्रॉफिट देते हो, और वो जो उनको इनकम मिलती है उन लोगों को, ये वाली इनकम रेंट, प्रॉफिट, वेज रेट के रूप में, वो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमेशा सेज ने क्या बोला है कि इकोनॉमी में ना तो ओवर प्रोडक्शन होता है ना ही अंडर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, हो सकता है कि शॉर्ट रन में प्रॉफिट में या प्रोडक्शन में ऊपर नीचे चले, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा कभी नहीं होता, कोई और प्रोडक्शन नहीं होता, जितने की गुड्स और सर्विसेज बनी है उतने की इनकम भी जनरेट हुई है, और हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, और क्या बोला है उन्होंने, जैसे हमने उस पिछले पॉइंट में भी हमने बात की कि क्या होता है, हाउस होल्ड, मान लो हाउस होल्ड को 10,000 की इनकम हुई, हाउस होल्ड पर्सन को 10,000 की इनकम हुई, हो सकता है कि वो 10,000 पूरे के पूरे क्या ना करे, कंजप्शन पर खर्च ना करे, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बनी है ना, उस पर पूरे के पूरे पैसों का खर्च ना करे, कुछ बचा के रख ले, बचा सकता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस सेविंग को रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाती हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जनरली इनकम इज स्पेंड ऑन कंजप्शन, और फिर बाकी हम बचा के रख लेते हैं, लेकिन बचाकर जो हमने रखा है उसको हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा डिमांड और सप्लाई क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हर एक जगह पर क्या है, से का जो नियम है वो क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या माना, इम्प्लीकेशन क्या है सेज लॉ की, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में होता है। ये सभी क्लासिकल जो है मानते हैं कि मार्केट में किसी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर होती भी है तो वह टेम्परेरी होती है, लॉन्ग रन में किसी तरह का कोई अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा इन्होंने कहा कि जितना भी आपका प्रोडक्शन है उसमें आप सारे के सारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हो रिसोर्सेज का, ऐसा नहीं है कि हम रिसोर्सेज को कम यूज़ कर रहे हैं या ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है रिसोर्सेज की। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होता है, और हमें जितना चाहिए उसी हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि डिमांड कम है, डिमांड तो नहीं है, आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रखा है, ये सिचुएशन मार्केट में नहीं होती। ऐसा जेवीसे ने अपने नियम में बताया भी है और उस बात को समझाया भी है। ठीक है, सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इन्होंने ये भी कहा कि आपको मार्केट के अंदर किसी तरह की गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई की जो पावर्स हैं, जैसे कि वेज रेट का फ्लेक्सिबल होना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्लेक्सिबल होना, प्राइजेस का फ्लेक्सिबल होना, ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर आपको जो संतुलन चाहिए वो लेकर आ जाएगा। इन्होंने कहा कि वेज कट की वजह से आप फुल एम्प्लॉयमेंट में ले आ सकते हो सकता है कि जैसे इन्होंने माना था ना कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करें, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर इकोनॉमी में है तो आप थोड़ी वेज को कम कर दो। जैसे ही आप वेज रेट को कम कर दोगे तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को काम पर लगा लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट रन के अंदर ही। ठीक है, इन्होंने कहा न्यूट्रल रोल ऑफ मनी। न्यूट्रल रोल ऑफ मनी का मतलब है कि मनी जो हमारे पास है उसका सिर्फ एक ही काम है, उससे हम क्या करते हैं, सिर्फ हम उसको एक्सचेंज के लिए यूज़ करेंगे। गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में काम आएंगी कि आपने गुड्स और सर्विसेज खरीद ली, उसके बदले पैसे दे दिए, पैसे दे के गुड्स और सर्विसेज आपने खरीद ली, सिर्फ इसका मनी का एक्सचेंज का काम है, बाकी मनी कोई काम नहीं करती। मनी का सिर्फ जो रोल है वो न्यूट्रल रोल है, ऐसा सेज ने माना है। आपने देखा कि हर एक सेक्टर में हर जगह उन्होंने बताया है कि किस तरह से का जो मार्केट का लॉ है वो कैसे अप्लाई होता है। अब क्या है कि कोई और प्रोडक्शन नहीं है, अंडर प्रोडक्शन नहीं है, ये सब कुछ से ने समझा दिया। अब कोई भी लॉ बनता है तो उसकी कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होती है। सबसे ज़्यादा जो से लॉ ऑफ मार्केट को क्रिटिसाइज किया था वो जेएम केन्ज ने किया था। उन्होंने कहा कि सप्लाई डज नॉट क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड।
उन्होंने कहा कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि जितना आपने सप्लाई किया है उतना क्या हो जाए, डिमांड हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो मान लो 20 करोड़ कमोडिटी बनाई है, लेकिन आपकी डोमेस्टिक मार्केट, मतलब जो आप मान लो इंडिया, मान लो एक छोटा सा मान लो कंट्री है इंडिया, बहुत छोटा, आपकी डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है ही नहीं कि आप उन जो 20 करोड़ कमोडिटी हैं आप उसको वहाँ पर बेच सको। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी आपने सप्लाई की है आप उतना डिमांड करा पाओ। अगर आपकी डोमेस्टिक मार्केट छोटी होगी, अगर डोमेस्टिक मार्केट आपकी छोटी है तो आप उसको चाह के भी सारी कमोडिटी को वहाँ पर नहीं बेच सकते। तो हमेशा सप्लाई और डिमांड बराबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और केन्स दूसरी बात इसके बहुत खिलाफ थे कि सेल्फ एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगी। उन्होंने कहा मार्केट के अंदर आपको संतुलन लाना है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट में क्या ले आते हैं, असंतुलन लेके आते हैं। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप डिमांड एंड सप्लाई पावर्स पर नहीं छोड़ सकते, आपको गवर्नमेंट को रोल लेके आना पड़ेगा। गवर्नमेंट आएगी, अपनी पॉलिसीज लाएगी और फिर कहीं ना कहीं मार्केट में क्या आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है सेज लॉ ऑफ मार्केट की किसने की थी, मार्केट की केन्स ने की थी। फिर उन्होंने मनी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म की। इन्होंने कहा कि मनी का सिर्फ एक ही रोल नहीं है कि सिर्फ आपको गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना है इसलिए आप मनी का यूज़ करते हो। तो मनी के बहुत सारे यूज़ हैं। उन्होंने कहा कि मनी को हम सेव करके रख सकते हैं, मनी को हम स्पेकुलेशन मोटिव के लिए रखते हैं, हम प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए रखते हैं। अलग अलग केन्स ने मोटिव बताए। सिर्फ आप मनी को सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बहुत से पर्पसेस के लिए मनी का यूज़ करते हैं। तो इसलिए भी मनी इज़ नॉट न्यूट्रल, इसको क्रिटिसाइज़ किया है जेम केन्स ने। फिर इन्होंने ये कहा कि लोग जो है अपने सारे के सारे इनकम को जो है ओवर प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन इकोनॉमीज में हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जितना ज़रूरत है उतना ही बने। प्रोड्यूसर ओवर प्रोडक्शन करते हैं और हमेशा एडजस्टमेंट पॉसिबल भी नहीं होती। तो इस बात को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। तो यहाँ पर जो हमारा जेबी से का जो लॉ है, सेज लॉ ऑफ मार्केट, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको पूरा टॉपिक की डिटेल में समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।